What are the topic which are over? Once again, quick revision. In DN F block element, we have discussed the position of DN block periodic table. We have seen how many series, how many groups are there in the D block. Then what are transition element, what are non-transition element, in which condition the D block elements are called transition, in which condition the D block are called not transition is called non-transition. Then after outermost cell configuration of D block element, exceptional cases of D block element in 3D series, कॉपर एंड क्रोमियम, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा हम लोगों ने, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, सारा कुछ हम लोगों ने देखा। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम लोगों ने देखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का पैटर्न क्या था, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। देन आफ्टर नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक साइज देखा, एटॉमिक एंड कब बढ़ता है कब स्लो हो जाता है, ये देखा। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज इन series between the series 3D 4D 3D less है 4D high है but 4D 5D equal है। why 4D 5D equal? because of lengthenite contraction in 5D element। 5D element में lengthenite contraction होता है, वो क्या होता है आगे पता चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर ये lengthenite contraction यहाँ इंफॉर्मेशन दिया ही है। वन क्वेश्चन वाज देयर। देन आफ्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखें, what is the difference between the difference in ionization enthalpy of first and second and third, that is second and third is just double of first and second। why ये आपको डिस्कस हुआ, because the third electron always remove from the penultimate d orbital, so it require more energy due to decrease in cell and increase in plus charge। now next आपका आया, that is रिलेशन बिटवीन अनआयनाइज्ड एंथैल्पी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम लोगों ने देखा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल अनआयनाइज्ड एंथैल्पी लेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। देन आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने देखा क्यों वेरिएबल क्यों शो करता है, कौन मेटल है जो सिंगल शो करता है ट्रांजिशन मेटल, कौन नॉन ट्रांजिशन है, कौन 3D सीरीज के एलिमेंट है, कौन +1 शो करता है, कौन हाईएस्ट शो करता है, कौन हाईएस्ट नंबर शो करता है और क्यों, ये सारा हम लोगों ने देखा। in which type of compound they are so highest oxidation state stable compound, oxide and fluorine is fluoride। out of these two, in which they are showing highest stable oxidation state, then that is oxide। why? because fluorine and oxygen are highly electronegative, but out of these oxygen can form multiple bond also, that is beneficial for oxygen, means oxides। then आपको बताया गया कि Cu1+ एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता है। Cu1+ एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता है? because Cu1+ undergo disproportionation reaction in aqueous solution and convert itself into Cu2+ and Cu0। now why Cu2+ is more stable then Cu1+ in aqueous solution, Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, Cu1+ नहीं, उसका रीजन आपको यहाँ बता दिया गया। देन आफ्टर का ऑक्साइड है, फिर आपको 2-3 इंफॉर्मेशन दिया गया कि इन द 3D सीरीज एलिमेंट write the name of compound in which elements are exist the oxidation state similar to their group, so that is Sc2O3 जिसमें Sc स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, और Mn2O7 जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। देख सकते हैं और भी है यहाँ पे 2 एग्जांपल केवल दिया है, और आप चाहे तो KMnO4 लिख सकते हैं, KMnO4 ठीक है, लेकिन ये ऑक्साइड में बात कर रहा है, ये अदर कंपाउंड में बात कर रहा है। KMnO4 में Mn+7 है, 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। K2Cr2O7 में Cr+6 है, 6th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये दोनों भी आप देखते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का क्यों पॉजिटिव है ये, फिर उसके बाद कॉपर क्यों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण, ये देखा हम लोगों ने। फिर केमिकल रिएक्टिविटी
ये टॉपिक उतना मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है। फिर हम आए थे मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, 3 टर्म क्लियर हुआ था। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्लियर हो गया था। नाउ ये आपको टेबल दे दिया गया था इस तरह से। यहाँ पे 2 4 6 7 है, आपके बुक में 10 है। इस तरह से टेबल, यही टेबल आपके बुक में है। यहाँ पे 10 आयंस दिए हुए हैं, सब मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड से हमको शुरू करना था, 5-6 टॉपिक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट today's class, that is formation of colored ion. So anyone please unmute and tell me, voice and screen both are clear now? Yes, sir, both are clear. Okay. So formation of colored ion, and this information you know from class 11th or 10th कि D block elements are formed colored compound. D block element colored compound बनाते हैं, and that color is not due to the second part of compound, that color is due to the part of transition element. वो कलर किसके कारण होता है? ट्रांजिशन। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कलर्ड आयन। सो पहला क्वेश्चन आया कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्म कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड सॉल्यूशन, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कलर्ड कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्यों होता है? बिकॉज इट इज हैविंग कॉपर आयन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल आयन के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, पानी में डालने पे उसका कलर ब्लू सॉल्यूशन क्यों बनाता है? क्योंकि पानी में कॉपर आयन आ जाता है। सो मेनली तो आयन के कारण कलर है। न्यूट्रल एटम आर नॉट गिव कलर। न्यूट्रल एटम कलर नहीं देते हैं, आयन कलर देते हैं, याद रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के न्यूट्रल एटम कलर नहीं देंगे। क्या आप न्यूट्रल का जाके कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और कलर बताएंगे? ठीक है, मोस्टली आयंस कलर देते हैं। ठीक है, और आयंस कलर्स कैसे देते हैं? सो व्हेन दे आर गोइंग टू फॉर्म द कंपाउंड देन ड्यूरिंग, आपको पता है 2 स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही जो एटम है जब कंपाउंड बनाने जाता है, सो वो एक्साइटेड स्टेट में इंटर करता है। इन एक्साइटेड स्टेट द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन निकल करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाते हैं। मतलब क्या कर रहा है? जैसे आपका आया था 4s2 3d, ठीक है, 3d में 1 to 10 ये आया। सो इस समय इलेक्ट्रॉन किस में है? 3d 4 के नीचे वाले सेल में है, मतलब लोअर एनर्जी में है। और जब ये एक्साइटेड होते हैं then these d electrons are jump into higher energy orbital। हायर एनर्जी डी वाले में क्या करते हैं? इंटर करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट, क्योंकि उनको लोअर एनर्जी से निकल के हायर एनर्जी में जाना है, सो दे रिक्वायर द मोर एनर्जी। तो आपने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन उसी सेल में घूमते हैं जिनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। एंड ईच सेल इज हैविंग देयर ओन एनर्जी, दैट्स व्हाई सेल और ऑर्बिट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो अगर 3D की एनर्जी 300 है और 4G की एनर्जी 400 है, तो 300 वाला इलेक्ट्रॉन 3D में और 400 वाला इलेक्ट्रॉन 4D में। लेकिन जब एक्साइटेड होकर के 4D में जाते हैं ये 3D वाले, तो इनको 300 से 400 एनर्जी होनी चाहिए, मींस दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी दे जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल। वो हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं? जंप कर जाते हैं। एंड ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दे आर एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन। वो विजिबल रीजन आपको पता है, सनलाइट में या लाइट
विजिबल को दिखाएगा। तो विजिबल रीजन से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद जो बची हुई कलर होती है, जैसे आपको बताया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो वहां पे बताया गया था कि जैसे अगर 700 की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब की, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बचा, जो आपको बताया गया था आरजीबी विबग्योर, विबग्योर का बताया गया था, तो वो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कलर शो होगी, ठीक है। वो कलर क्या होगी, शो होगी, मतलब उस जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर लिया, वो फ्रीक्वेंसी तो उसके पास चली गई, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, शो होगा, कलर क्या होगा, होगा, ठीक है। एंड ये तो कब हुआ, जाने के साथ, कि वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, जिससे कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करते हैं, शो करते हैं। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, लिगेंड के लिए है, इसको हमको नहीं डिस्कस करना है। तो ये हो गया कि वाई ट्रांजिशन आयंस आर शो color या form colored ion because when electron from lower energy d orbital is excited and move in higher energy d orbital, the energy of excitance correspond to the frequency of light is absorbed. जितनी एनर्जी उनको ट्रांसफर होने के लिए चाहिए होती है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी लाइट से, लाइट की मतलब उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को ये लाइट से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से। तो इस कलर की फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, शो होता है। लिगेंड का इंफॉर्मेशन नहीं, लिगेंड से यहाँ कोई मतलब नहीं है। नाउ another information, another information is here, only those ion which will have unpaired electron, they will show the color. Those ion which will have paired electron, they will not show the color, क्योंकि जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर होना है, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वही लोअर से हायर में एक्साइटेड होके जाएंगे। पेयर्ड वाले तो स्टेबल होते हैं, वो ब्रेक होकर के अपनी स्टेबिलिटी को कैंसिल नहीं करेंगे। सो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक्साइटेड होकर के हर जगह बॉन्ड भी बनाते हैं, आपको पता है, वही रिलीज भी होते हैं, आपको पता है। सो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा, दैट विल शो द कलर, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। सो जैसे आपका हो गया कि Sc3+, ये केवल मत सोचिए कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट का आयन है तो वो कलर शो करेगा, नो, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल द आयंस ऑफ ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट शो कलर, ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, जस्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम 21 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d1, इसके पहले का आपका पूरा रहेगा 1s2 2s2 4s2 3d1, और स्कैंडियम 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, सो 4s0 3d0, सो इट इज नॉट हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। सो दिस विल नॉट शो कलर, ये कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर हम स्कैंडियम 2+ कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, सो इट इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम एलिमेंट में ही
स्कैंडियम 3+ शो नहीं कर रहा है, स्कैंडियम 2+ शो कर रहा है। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि सर आपने तो बताया कि स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, स्कैंडियम 2+ नहीं होता होगा, नो मैटर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 1 अनपेयर्ड चाहे मोर देन 1 अनपेयर्ड, वो कलर शो करेगा। अगर स्कैंडियम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रखिए स्कैंडियम तो केवल +3 ही देता है, +2 वगैरह नहीं देता है। यहीं पे अगर हम रख दें, मान लीजिए जैसे यहाँ दिया है टाइटेनियम, टाइटेनियम में, ठीक है, टाइटेनियम में तो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है एंड +4 भी शो करता है। ठीक है, टाइटेनियम 22 होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d2, स्कैंडियम टाइटेनियम 22। सो +2 का मतलब है 4s0 3d2, और d ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। टाइटेनियम +3 का मतलब है 4s0 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डी ब्लॉक में एक अनपेयर्ड आया। एंड टाइटेनियम +4, तो चारों निकल गए, 4s0 3d0। सो यही कह रहा है कि टाइटेनियम +2 वाला कलर शो करेगा, टाइटेनियम +3 वाला कलर शो करेगा, टाइटेनियम +4 वाला कलर शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे वैकेंट है। और आपको बताया गया कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सो रिमेम्बर दिस कि only those elements means only the those ions of transition element और d block element, transition भी हटाइए, only those ions of d block element are so color which have unpaired electron in d orbital, जिनके पास d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब d इलेक्ट्रॉन वैकेंट होता है, या d इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होता है, मतलब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कलर शो नहीं करते। जैसे यहाँ पे जिंक 2+ दिया है, ये क्वेश्चन आता है, आयन दे देगा, कहे कौन कलरलेस है कौन कलर्ड है, कलर कौन सा शो करेगा ये नहीं पूछेगा, डोंट बी, ठीक है, डोंट गो ऑन दैट टॉपिक। सर टाइटेनियम 3+ कौन सा कलर शो करेगा, टाइटेनियम 2+ कौन सा कलर शो करेगा, ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कलर्ड है कि कलरलेस है। ठीक है, कलर कभी नहीं पूछता है कौन सा कलर शो करेगा, वो पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कौन सा कलर शो करेगा। तो उसमें जो 6-7 एलिमेंट्स में एक एब्जॉर्ब कलर देगा, और उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आपको बताना है। सो जिंक 2+, तो जिंक 2+, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जिंक जो होता है वो 30 होता है, आपको पता है, 4s2 3d10। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो इसके पास बचा 3d10, 4s0 4s0 3d10, तो इसमें d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो वो d ऑर्बिटल पूरा खाली हो, या तो d ऑर्बिटल पूरा पेयर्ड हो, वो कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस रहेगा, बाकी सारे कलर शो करेंगे अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। डी इलेक्ट्रॉन में से निकल, मतलब डी ऑर्बिटल में से, लोअर डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल करके हायर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस, जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं मिला,
तो आपको बाकी सारे आयन के लिए तो आप कह सकते हैं क्यों जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो कलर नहीं शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है हर जगह एक एक्सेप्शन होता है। देखिए डीडी ट्रांजिशन इसी को कहते हैं कि लोअर डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल के हायर डी ऑर्बिटल में एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कलर शो कर रहा है, यही डीडी ट्रांजिशन है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है आपके बुक में जो एक्सेप्शनल केस में आता है, कंपटीशन में भी आता है। मुझसे 3 साल पहले एक सर ने भी पूछा था, हालांकि वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे 4-5 साल से, लेकिन उनको भी ये क्लियर नहीं था। तो उन्होंने पूछा था कि KMnO4 किस कलर का होता है? पर्पल कलर। पोटेशियम परमैग्नेट लैब में आपने देखा होगा KMnO4 टाइट्रेशन के समय। ठीक है, पर्पल कलर। तो इसमें मैग्नीज +7 के फॉर्म में है। मैग्नीज जो होता है ये 25 होता है। सो मैग्नीज 25 होता है 4s2 3d, ठीक है, 3d5। यहाँ पे मैग्नीज जो है +7 के फॉर्म में है। ठीक है, सो यहाँ पे मैग्नीज जो होता है वो तो हो गया 4s0 3d0। देन हाउ इट्स शो पर्पल कलर। तब ये पर्पल कलर कैसे शो करता है? यहाँ तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो यहाँ डीडी ट्रांजिशन होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ जो पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, +7 है। ठीक है, सो मैग्नीज ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कराता है। और वही डी ऑर्बिटल, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है, ये ऑक्साइड है कोवेलेंट टाइप का, जब ये ब्रेक होता है तो ये हमेशा आपने देखा होगा K+ एंड MnO4- में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में शिफ्ट होता है और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन फिर लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जाता है और ट्रांजिशन शो करता है। सो KMnO4 एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें मैग्नीज +7 के फॉर्म है। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन फिर भी ये डी डी ट्रांजिशन शो करता है और कलर शो करता है। तो बाकी सारे में आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं कि डी डी ट्रांजिशन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधा सीधा। बाकी सारे के लिए अगर आपका केवल आयन पूछता है, सिंगल आयन, अगर अगर यही MnO4 नहीं होता, केवल Mn+7 लिखता, तब आप इसको कहेंगे कलरलेस। Mn+7 विल बी कलरलेस। Mn+7 कलरलेस होगा। लेकिन यहाँ पे Mn+7 जो है वो MnO4 के फॉर्म में है, और MnO4- के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं मैग्नीज में एक्साइटेड होकर के, और फिर मैग्नीज से एक्साइटेड होकर हायर डी में जाते हैं। तो ये कलर उस रीजन से आता है। लेकिन अगर केवल आप एलिमेंट ले ले, उसका आयन ले ले Mn+7, तो ये कलर शो नहीं करेगा, दिस विल बी कलरलेस। उनको कंफ्यूजन केवल यही था सर को कि Mn+7 में है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ +7 में ऑक्साइड के फॉर्म में है, और ऑक्साइड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन से मैग्नीज में, मैग्नीज से फिर हायर में। सो ये कलर शो करता है। अगर यही Mn+7 लिखा रहेगा तो आप कहेंगे कलर शो नहीं करेगा। रिमेम्बर दिस। अगर Mn+7 आएगा तो कलर शो नहीं करेगा, नो डी डी ट्रांजिशन, नो कलर। बट MnO4 KMnO4 कहेगा, तब वहां पे MnO4- के फॉर्म में है, तो वो डी डी ट्रांजिशन शो करेगा, कलर शो करेगा। लेकिन ये ऑप्शन मत लगाइएगा कि इसमें Mn के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये ऑप्शन टिक मत करिएगा कि बिकॉज दे दिया KMnO4 इज शोइंग पर्पल कलर बिकॉज Mn is having unpaired electron in d orbital,
तो इस पे ऑप्शन मत लगाइएगा, केवल ये ऑप्शन सही होगा कि ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, वो डीडी ट्रांजिशन कैसे हुआ वो आपको बता दिया। ये कहीं नहीं लिखता है कि ऑक्सीजन से मैग्नीज में आया, मैग्नीज से हायर में गया, ये नहीं लिखा है, बस डीडी ट्रांजिशन कहेगा कि इसका सिंपल आंसर है डीडी ट्रांजिशन। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आंसर इसका नहीं है, अनपेयर्ड के हिसाब से ये रॉन्ग है। और अनपेयर्ड का मतलब केवल सिंगल आयन आपको लेना पड़ेगा Mn का, और Mn का सिंगल आयन लेंगे तो वो आपका कलरलेस होता है, Mn+7 कलरलेस होता है। लेकिन ऑक्साइड के साथ जैसे आपको बताया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह कि लिगेंड के भी कलर पे डिपेंड करता है, वैसे यहाँ पे ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलर शो करता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। KMnO4 पूछेगा क्योंकि एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट पूछे कलर क्यों होता है, आप कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है डी ऑर्बिटल में तो कलर्ड होता है, अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है तो कलरलेस होते हैं। तो तुरंत KMnO4 में कहेंगे अच्छा KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऐसे शुरू करेंगे क्वेश्चन कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप निकालेंगे +7। सो +7 का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, +7 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। फिर कहेंगे क्या इसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे नहीं है, डी ऑर्बिटल वैकेंट है। तब कहेंगे अच्छा डी ऑर्बिटल वैकेंट है तो KMnO4 कलर कैसे शो करता है, तो आप सिंपल सा केवल आंसर देंगे ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ गया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बनाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सो ये 3 रीजन है, बस यही आपको लिखना है। अब सब में रीजन बस पूछेगा, ये नहीं पूछेगा बनाते हैं कि नहीं, मे बी ट्रू फॉल्स में हो सकता है अब आ जाए, लेकिन 1 मार्क्स आंसर में अगर शॉर्ट आंसर में रहेगा तो क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिकॉज द मेटल आयंस हैव स्मॉलर साइज, metal ions have high ionic charges, and metal ions have availability of d orbital for coordinate bond formation। आप देख रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन था तो डी ऑर्बिटल इनके पास है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला बनता है वाटर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, क्या होते हैं, व्हेन स्मॉल एटम्स जिनकी साइज कम है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज है साइज कम होगी, कार्बन 14 ग्रुप का आ गया, एंड हाइड्रोजन ये तो सबसे छोटा है ही। सो व्हेन केवल यही 3 है, इसके आगे ईटीसी वगैरह नहीं लिखा है, आप यही कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एनी वन और ऑल ऑफ दीज आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। जो डी ब्लॉक मेटल की क्रिस्टल लैटिस होती है, जैसे हम सॉलिड स्टेट में देख रहे थे कि वो आपस में अरेंज होते हैं, उनके पार्टिकल अरेंज होते हैं एक पैटर्न में, ठीक है, तो इनके बीच में जो जगह होती है यही इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। जब ये छोटे, क्योंकि ये एटम छोटे साइज के हैं तो ये इसमें आकर के फिट हो जाते हैं। तो व्हेन ड्यू टू एनी रीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन प्रिपरेशन, ड्यू टू एनी रीजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। मिक्स मत करिएगा, ये मत लिखिए मिक्स विद द ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल से मिक्स होंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही है।
इनके जैसे आपका हो गया कि आपका रूम बन रहा है, रूम में ईंटे के बीच बीच में जहाँ पे आप सीमेंट लगाते हैं वहां पे आपने कुछ और लगा दिया, सो वो हो गया कि उनके क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप्ड हो गया। ठीक है, बनते समय ही इनके स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये जो भी चेंजेस है, सो याद रखिएगा कि व्हेन या तो स्मॉल एटम समझिए या तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, बस यही तीन पूछेगा क्यों, तो आप तब आप कहेंगे क्योंकि ये सबसे छोटे एटम आ जाते हैं। तो व्हेन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, मिक्स मत लिखिएगा, बार बार करें, इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, देन द फॉर्म्ड, क्योंकि अब वो मिक्स हो गए हैं कंपाउंड की तरह, क्रिस्टल लैटिस में वो गया है। याद रखिएगा उसके क्रिस्टल लैटिस में जैसे आप NaCl का अरेंजमेंट बनाते हो तो एक NaCl एक Cl, तो इस तरह से वो क्रिस्टल लैटिस में अरेंजमेंट हुआ है, तो इसलिए इनको अब कंपाउंड कहते हैं। एंड दैट कंपाउंड कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए, टाइटेनियम में कार्बन आ गया, मैग्नीज में नाइट्रोजन आ गया, आयरन में हाइड्रोजन आ गया, वेनेडियम में हाइड्रोजन आ गया, टाइटेनियम में भी हाइड्रोजन आ गया। ये रेशियो लिखा है, किस रेशियो में वो है। ठीक है, सो स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कोई और नहीं है, आर ट्रैप्ड inside the crystal lattice of d block metals, then the formed compound is called interstitial compound. These compounds are non-stoichiometric. नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब इनका फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे आपने कहा कैल्शियम ऑक्साइड तो फिक्स है 1:1, इनका फिक्स रेशियो नहीं होता है, 0.56 है, 1.7 है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द फीचर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो पहला फीचर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की MPBP नॉर्मल मेटल से ज्यादा होती है। MPBP इज हाई देन दोज ऑफ प्योर मेटल। नेक्स्ट, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं